स्वागत है आप सबका। हम देख रहे हैं बाण भट्ट के आत्मकथा उपन्यास पर प्रश्नोत्तरी, विशेषकर एमपी सहायकाचार्य और नेट जेआरएफ के लिए। पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास कब पूर्ण हुआ? 11 नवंबर 1946, 19 नवंबर 1946 या 27 नवंबर 1946 या 29 नवंबर 1946? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास कब पूर्ण हुआ? कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास कब पूर्ण हुआ? 11 नवंबर 1946 या 19 नवंबर 1946 या 27 नवंबर 1946 या 29 नवंबर 1946? कब पूर्ण हुआ? विशेषकर एमपी सहायक आचार्य के लिए है प्रश्नोत्तरी बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास पर। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? स्वागत है आप सबका। सही उत्तर होगा यहाँ पर 29 नवंबर 1946 को पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास एक धारावाहिक के रूप में किस पत्र में प्रकाशित हुआ? भारत, भारत मित्र, विशाल भारत या सुधाकर? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास एक धारावाहिक के रूप में किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? भारत में, भारत मित्र में, विशाल भारत में या सुधाकर में? किसमें प्रकाशित हुआ था? विशाल भारत में हुआ था। और कब हुआ था? 1943 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1943 ईस्वी में छपना आरंभ हुआ। छपना आरंभ और 1946 में पूर्ण। किस्तों में छपा था, धारावाहिक के रूप में, सीरियल के रूप में छपा था, है ना? 43 से छपना आरंभ हुआ और 1946 में फिर ये पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनसे बाण भट्ट की आत्मकथा किसने बार बार बढ़ावा देकर लिखवाया? किसने प्रेरित किया कि भाई ये कहानी लिखो, इसे जल्दी से समाप्त करो और इसे पूर्ण करो? तो किसने लिखवाया? राम सिंह शर्मा ने, कृष्णदत्त वर्मा ने, मोहन सिंह सेंगर ने या गोविंद चंद्र सेंगर ने? किसने लिखवाया उनसे, यह आपको बताना है। बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उनसे बाण भट्ट की आत्मकथा किसने बार बार बढ़ावा देकर लिखवाया? किसने लिखवाया? मोहन सिंह सेंगर ने लिखवाया। किसने लिखवाया? मोहन सिंह सेंगर ने। अगला, बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य हैं। उपजीव्य मतलब आधार ग्रंथ। उपजीव्य का मतलब क्या होगा? आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के लेख, बाण भट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ, ग्वालियर के पुरातत्व विभाग के लेख या फिर ये सभी? या फिर ये सभी? बताइए। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य या आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के लेख, बाण भट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ, ग्वालियर के पुरातत्व विभाग के लेख या फिर ये सभी? ये सभी नहीं है, बाण भट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बाण भट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ, ये आधार ग्रंथ हैं, उपजीव्य हैं। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र यानी कवर पृष्ठ जो है, कवर पेज, मुख पृष्ठ जिसे कह सकते हैं, का चित्र किसने तैयार किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मोहन सिंह सेंगर ने, कृपाल सिंह ने या विजय देव सिंह ने? किसने तैयार किया था, यह आपको बताना है। किसने तैयार किया? बाण भट्ट की आत्मकथा पुस्तक के प्रच्छद पट का चित्र या मुख पृष्ठ पर जो महावराह का चित्र है, वो चित्र किसने तैयार किया, यह आपको बताना है। तो वह चित्र तैयार किया था कृपाल सिंह ने। किसने? कृपाल सिंह ने। ये शांति निकेतन के कला भवन में कार्यरत थे। ये शांति निकेतन के कला भवन में कार्यरत थे। इन्होंने तैयार किया था, कला भवन में कार्यरत थे और इन्होंने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के मुख पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ नहीं है, मुख पृष्ठ मतलब पहला, मुख्य पृष्ठ तो वो जो सबसे महत्वपूर्ण हो, मुख पृष्ठ मतलब पहला पृष्ठ जो है, पर अंकित वराह मूर्ति का चित्र
हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहाँ से प्राप्त हुआ? शांति निकेतन के कला भवन से, ग्वालियर के पुरातत्व विभाग से, लखनऊ के पुरातत्व विभाग से, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये जो चित्र था ये कहाँ से प्राप्त हुआ? शांति निकेतन के कला भवन से, ग्वालियर के पुरातत्व विभाग से, लखनऊ के पुरातत्व विभाग से या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से। कहाँ से प्राप्त हुआ था यह आपको बताना है। कहाँ से प्राप्त हुआ? सही उत्तर क्या होगा? ग्वालियर के पुरातत्व विभाग से प्राप्त हुआ था। ग्वालियर के पुरातत्व विभाग से। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथामुख में उल्लिखित मिस कैथराइन को कहाँ की निवासिनी बताया गया है? कहाँ की निवासी बताया गया है? जो उपन्यास के आरंभ में कथामुख दे रखा है 2 पेज का और लास्ट में उपसंहार दे रखा है 4 पृष्ठों का। डॉक्टर बच्चन सिंह कथामुख और उपसंहार को इस उपन्यास का अनिवार्य अंग मानते हैं। तो मिस कैथराइन को कहाँ की निवासिनी बताया गया है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रिया। तो कहाँ की बताया गया है? ऑस्ट्रिया की बताया गया है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथामुख में उल्लिखित मिस कैथराइन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वह ईसाई परिवार की कन्या थी, उसने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण कर लिया था, वे 58 वर्ष की उम्र में भारत आई, उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। मिस कैथराइन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? यह आपको बताना है। बताइए। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथामुख में उल्लिखित मिस कैथराइन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सही नजर नहीं आ रहा आपको? वह ईसाई परिवार की कन्या थी, उसने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण कर लिया था, वे 58 वर्ष की उम्र में भारत आई, उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। यहाँ यह बात सही नहीं है। 58 वर्ष की उम्र में भारत नहीं आई, 68 वर्ष की उम्र में भारत आई थी। 68 वर्ष की उम्र में भारत आई, 58 नहीं। सही क्या होगा? 68 होगा। तो ये बात यहाँ पर सही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। वे ईसाई परिवार की कन्या थी, उसने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण कर लिया था, वे 58 वर्ष की उम्र में भारत आई। नहीं जी, 68 वर्ष की उम्र में भारत आई, उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर ही लिया था। कौन सी बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं? कौन सी बोली में? देखो, बाणभट्ट की आत्मकथा में बाण को कुछ लोग बंड कहते थे, तो कौन सी बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं? मिथिला की बोली में, मगध की बोली में, भोजपुर की बोली में, बलिया की बोली में? कौन सी बोली में कहते हैं? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं आपने कितनी बारीकी से तैयारी की है एमपी सहायक आचार्य के लिए और नेट जेआरएफ के लिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कौन सी बोली में कहते हैं? मगध की बोली में कहते हैं। किस बोली में कहते हैं? मगध की बोली में। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का असली नाम क्या था? तक्षक, दक्ष, तक्ष, लक्ष्य। बाणभट्ट का असली नाम क्या था? यह आपको बताना है। बाणभट्ट का असली नाम क्या था? तक्षक, दक्ष, तक्ष या लक्ष्य? बाणभट्ट का असली नाम इनमें से कौन सा था? बताइए। दक्ष था। क्या था? दक्ष था। बाणभट्ट का असली नाम दक्ष था। अगला प्रश्न, बाणभट्ट के पिता कितने भाई थे? 8, 9, 10, 11। उस उपन्यास के आधार पर ही हम देख रहे हैं। बाणभट्ट के पिता कितने भाई थे? 8, 9, 10, 11। कितने भाई थे? बाणभट्ट के पिता कितने भाई थे? बताइए। बाणभट्ट के जो पिता थे वो कितने भाई थे? तो वो थे 11। कितने थे? 11। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के चचेरे भाई उडुपति ने किसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था? किसे पराजित किया था यह आपको बताना है। बाणभट्ट के चचेरे भाई उडुपति ने किसे शास्त्रार्थ में पराजित किया था? कृतवर्मा को, तुंगभद्र को, वसुभूति को, सुचरित को? किसे किया था? वसुभूति को। यह एक बौद्ध भिक्षु था। यह एक बौद्ध भिक्षु था, ये भी लिख सकते हैं आप। इसे पर
चित किया था? पहले उच्छ्वास में ही परिचय दे देते हैं इसका, बाणभट्ट की आत्मकथा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे? यानी उनके माता-पिता का देहांत कब हो गया था? जब वो कितने वर्ष के थे, तब उनके माता-पिता का देहांत हो गया था? बाणभट्ट कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? बाणभट्ट कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे? 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट कितने वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे? 14 वर्ष सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बहुविध क्रियाकलाप देखकर लोग बाणभट्ट को क्या समझने लगे थे? नट, बहुरूपिया, विदूषक, भुजंग, क्या समझने लगे थे? ये बाणभट्ट बहुत सारे कार्य करते थे, कभी नटू जैसे कार्य करने लग जाते थे, कभी नाट्य मंडली में शामिल हो जाते थे, है ना? तो बहुविध क्रियाकलाप देखकर लोग बाणभट्ट को क्या समझने लगे थे? नट, बहुरूपिया, विदूषक, भुजंग, क्या समझने लगे थे? प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर अभी नहीं आया है, डी होगा, भुजंग समझने लगे थे। क्या समझने लगे थे? भुजंग। उत्तर पढ़ के दिया करो, किसी भी रचना को पढ़ा करो अच्छे से। निपुणिका विवाह के कितने वर्ष बाद विधवा हो गई थी? 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद? निपुणिका, ये टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है प्रश्नोत्तरी, ये मुख्यतया एमपी सहायक आचार्य और नेट जेआरएफ के लिए है। निपुणिका विवाह के कितने वर्ष बाद विधवा हो गई थी? 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद? निपुणिका विवाह के कितने वर्ष बाद विधवा हो गई थी? 15 का सही उत्तर होगा 1 वर्ष बाद। 1 वर्ष बाद। निपुणिका से बाणभट्ट की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? स्थानवीश्वर में, मगध में, मिथिला में, उज्जैनी में? निपुणिका से बाणभट्ट की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? मैं केवल ये परख रहा हूं कि आपने कितनी बारीकी से इसको पढ़ा है उपन्यास को। निपुणिका से बाणभट्ट की प्रथम मुलाकात कहाँ हुई थी? स्थानवीश्वर में, मगध में, मिथिला में या उज्जैनी में? कहाँ हुई थी? उज्जैनी में हुई थी। कहाँ हुई थी? उज्जैनी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मैंने दुनिया कम नहीं देखी है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं, बाणभट्ट से किसने कहा है? कृष्णवर्धन ने, लोरिक देव ने, निपुणिका ने, अघोर भैरव ने? किसने कहा है? मैंने दुनिया कम नहीं देखी है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं, बाणभट्ट से किसने कहा है? बाणभट्ट से ये बात किसने कही है? मैंने दुनिया कम नहीं देखी है, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं, बाणभट्ट से किसने कहा है, यह आपको बताना है। तो बाणभट्ट से ये बात किसने कही थी? निपुणिका ने कही है। किसने कही है? निपुणिका, जिसे न्यूनिया कहते थे बाणभट्ट प्राकृत भाषा में। बाणभट्ट के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? वात्स्यायन वंश में उत्पन्न, चित्रभानु भट्ट का पुत्र, लोग उसे बंड कहते थे, उसके क्रियाकलापों को देखकर लोग उसे विदूषक समझते थे। अरे ये तो, अब इसका उत्तर तो आप बता देंगे आसानी से। वात्स्यायन वंश में उत्पन्न है, चित्रभानु भट्ट का पुत्र भी है, लोग उसे बंड कहते थे और उसके क्रियाकलापों को देखकर लोग उसे विदूषक नहीं समझते थे। उसे क्या समझते थे? भुजंग समझते थे। क्या समझते थे? भुजंग समझते थे, विदूषक नहीं समझते थे। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 20, 21, 22, 23? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 20, 21, 22, 23? कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? सरल सा प्रश्न है, ये तो सबका सही होना चाहिए। कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? 20 में है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा किस तरह का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी या समस्यात्मक? बाणभट्ट की आत्मकथा किस तरह का उपन्यास नजर आ रहा है आपको? ऐतिहासिक, सामाजिक, यथार्थवादी या फिर समस्यात्मक? कैसा उपन्यास है? बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तुंवर मिलिंद, विरति वज्र?
इसमें कुछ काल्पनिक पात्र हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, हमने देख रखे हैं ये पढ़ते समय। तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन-सा पात्र ऐतिहासिक नहीं है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तुवर मिलिंद या विरति वज्र? कौन-सा पात्र इनमें से ऐतिहासिक नहीं है? प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का कौन-सा पात्र इनमें से ऐतिहासिक नहीं है? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, तुवर मिलिंद या विरति वज्र? विरति वज्र ऐतिहासिक नहीं है, बाकी तीनों ऐतिहासिक हैं। बाकी तीनों ऐतिहासिक हैं। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका कौन है? महामाया, भट्टिनी, निपुणिका या सुचरिता? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका इनमें से कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका इनमें से कौन है, यह आपको बताना है। नहीं भाई, सुचरिता नहीं है, भट्टिनी है। बाणभट्ट नायक और नायिका कौन है? भट्टिनी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं तो और क्या है? राष्ट्र द्वारा अपनी अस्मिता की खोज और उसका पुनः प्रत्यभिज्ञान कथन किस आलोचक का है? गोपाल राय, मधुरेश, नामवर सिंह जी, बच्चन सिंह जी? यह कथन किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं तो और क्या है? राष्ट्र द्वारा अपनी अस्मिता की खोज और उसका पुनः प्रत्यभिज्ञान कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है, यह आपको बताना है। बताइए। यह कथन है डॉक्टर नामवर सिंह जी का। किनका है? डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। कथन किस आलोचक का है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, नामवर सिंह जी, बच्चन सिंह जी, मधुरेश? बाणभट्ट की आत्मकथा में उन्होंने मध्यकालीन जड़ता पर प्रहार करते हुए उसे आधुनिक चैतन्य से संपृक्त किया है। यह कथन किस विद्वान का है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। प्रश्न संख्या 25, बाणभट्ट की आत्मकथा का आग्रह युग की सत्ता का उद्घाटन भी है और अपने नायक के चरित्र की पुनरावतारणा भी है। यानी पुनरावतारणा मतलब बाणभट्ट को नए रूप में प्रस्तुत करना, उनके चरित्र पर जो लांछन लगा हुआ था उसे दूर करना। कथन किस आलोचक का है? नवल किशोर, मधुरेश, गोपाल राय, डॉक्टर बच्चन सिंह? बाणभट्ट की आत्मकथा का आग्रह युग की सत्ता का उद्घाटन भी है और अपने नायक के चरित्र की पुनरावतारणा भी। कथन किस आलोचक का है, यह आपको बताना है। यह कथन किस आलोचक का है? मधुरेश जी का है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विग्रह वह उदात्त प्रेम है जो वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, लोक मंगल और तपस्या से परिचालित और पुष्ट होता है। कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह जी का, प्रभाकर माचवे का, गोपाल राय का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का? यह कथन किस आलोचक का है? बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विग्रह उदात्त प्रेम वह उदात्त प्रेम है जो वासनाजन्य न होकर संपूर्ण आत्मसमर्पण, आत्मदान, लोकमंगल और तपस्या से परिचालित और पुष्ट होता है। कथन किस विद्वान का है? नामवर सिंह जी का, प्रभाकर माचवे का, गोपाल राय का या रामस्वरूप चतुर्वेदी का? बताइए ये कथन किसका है? प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर होगा डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कान्य कुब्जों का सबसे प्रिय वृक्ष किसे कहा गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कान्य कुब्जों का सबसे प्रिय वृक्ष किसे कहा गया है? अशोक को, कुटज को, पीपल को, आम को? किसे कहा गया है? कान्य कुब्जों का सबसे प्रिय वृक्ष किसे कहा गया है? यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आने वाली है और अब की बार हिंदी के प्रश्नों की संख्या ज्यादा रहेगी। पहले तो 70 ही प्रश्न रहते थे, अब 120 रहने वाले हैं। 50 रचनाएं लगी हुई हैं कम से कम, तो 120 प्रश्न तो होने ही चाहिए। तो अब आनंद आएगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। मोस्टली मैंने पढ़ा रखा है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और क्लासेस सीरियल से ऐप पर अपलोड हैं और रचनाएं अब करवाएंगे
किसको कहा गया है? आम को कहा गया है। किसको कहा गया है? आम को। अगला, किसने बाणभट्ट की आत्मकथा को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है? नामवर सिंह जी ने, गोपाल राय ने, बच्चन सिंह जी ने, नवल किशोर ने। किसने बाणभट्ट की आत्मकथा को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है? किसने कहा है? देखो, जिनको कुछ नहीं मिल रहा, कोई समस्या है, तो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 9887 087 370। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, जो भी आपकी समस्या है। अगर कोई क्लास आपको नहीं मिल रही है, ऐप नहीं चल रहा है, कोई भी समस्या है, तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें और 10 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कौन-सी शताब्दी के कालखंड का चित्रण हुआ है? छठी, छठी में ये बिंदी नहीं आएगी, अनुस्वार नहीं आएगा। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कौन-सी शताब्दी के कालखंड का चित्रण हुआ है? छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। कौन-सी शताब्दी के कालखंड का चित्रण हुआ है, यह आपको बताना है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कौन-सी शताब्दी के कालखंड का चित्रण हुआ है? तो यहाँ सही उत्तर होगा 7वीं, 7वीं। अगला प्रश्न है, भट्टिनी के चरित्र की विशेषता नहीं है? स्वाभिमानिनी, अनुदार, संयमी, अतृप्त प्रेम की साधिका। बताइए, भट्टिनी के प्रेम की कौन-सी विशेषता, वो भट्टिनी के चरित्र की विशेषता इनमें से कौन-सी नहीं है? भट्टिनी के चरित्र की विशेषता नहीं है? स्वाभिमानिनी, अनुदार, संयमी, अतृप्त प्रेम की साधिका। कौन-सी नहीं है? अनुदार नहीं है, वो तो उदार है। अच्छा, ये प्रश्न अगर थोड़ा चेंज कर दें, भट्टिनी को अतृप्त प्रेम की साधिका किसने कहा है? अगर आपसे ये प्रश्न ऐसे कर दें, किसने कहा है और कहाँ कहा है? तो स्वयं रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है उपसंहार में। स्वयं रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपसंहार में कहा है। 4 प्रश्नों का उपसंहार दिया गया है इसमें। कहा है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि भट्टिनी को अतृप्त प्रेम की साधिका किसने कहा है, इस तरह का प्रश्न आ जाए, तो स्वयं रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपसंहार में कहा है। ये कल का दैनिक जागरण है और पिछली भर्ती जो हुई थी प्रवक्ता के लिए, उसमें आपके संस्थान द्वारा लिखी गई एक सुनहरी इबारत है। उर्वशी जी ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों को मिलाकर के प्रथम रैंक हासिल की है। बालिका वर्ग में सुषमा तिवारी जी की पहली रैंक रही है और बालिका वर्ग में द्वितीय रैंक रही है संगीता पटेल जी की। ये सभी केवल और केवल हिंदी संसार के विद्यार्थी हैं। कल के दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर आपने इन सब की पिक्स देखी होंगी। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? अघोर भैरव, भरभू शर्मा, विष्णुदत्त, सुगत भद्र। बाणभट्ट के गुरु का क्या नाम था, यह आपको बताना है। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? अघोर भैरव, भरभू शर्मा, विष्णुदत्त, सुगत भद्र। कौन थे बाणभट्ट के गुरु इनमें से? भरभू शर्मा। अच्छा, एक बात और, बाणभट्ट ने कादंबरी के आरंभ में इनकी स्तुति भी की है। लिखना चाहो लिख सकते हैं। बाणभट्ट ने कादंबरी के आरंभ में किसकी स्तुति की है, अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो? कादंबरी के आरंभ में इनकी स्तुति की है। आरंभ में इनकी स्तुति की है, स्तुति की है। बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? भरभू शर्मा, और बाणभट्ट ने कादंबरी के आरंभ में इनकी स्तुति की है। ये प्रश्न भी बन सकता है, बाणभट्ट ने कादंबरी के आरंभ में किसकी स्तुति की है? तो अपने गुरु भरभू शर्मा की स्तुति की है। तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है, यह आपको बताना है।
किसका है? तर्क से विद्वेष बढ़ता है, विद्वेष से हिंसा पनपती है और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन किसका है? बाणभट्ट का, निपुणिका का, सामनेर का, सुगतभद्र का? सामनेर का कथन है ये। किसका है? सामनेर का। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भट्टिनी को हिमालय से भी अधिक महीयसी और समुद्र से भी अधिक गंभीर किसने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भट्टिनी को हिमालय से भी अधिक महीयसी और समुद्र से भी अधिक गंभीर किसने कहा है? बाणभट्ट ने, अघोर भैरव ने, कृष्णवर्धन ने, महामाया ने? किसने कहा है यह आपको बताना है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में भट्टिनी को हिमालय से भी अधिक महीयसी और समुद्र से भी अधिक गंभीर किसने कहा है? किसने कहा है? कृष्णवर्धन ने कहा है। किसने कहा? कृष्णवर्धन ने। अगला, पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है। कथन किसका किससे है? बाणभट्ट का महामाया से, महामाया का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का महामाया से? कथन किसका किससे है? यह कथन किसका किससे है यह आपको बताना है। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी। पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है। कथन किसका किससे है? प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर क्या होगा? महामाया का कथन है ये किससे? बाणभट्ट से है और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नहीं आए कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसमें जो भी कथन मैंने लिए हैं कि कथन किसका किससे है, वो सब आने लायक ही लिए हैं। सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन जो हैं वो ही लिए हैं। इनको तो आप जरूर देख लेना। अगर कथन आया तो मिल जाएगा शायद आपको। गारंटी तो कोई है नहीं, कोई भी आ सकता है। मृत्यु का भय माया है, कथन किसका है? मृत्यु का भय माया है, कथन किसका है यह आपको बताना है। मृत्यु का भय माया है, यह कथन किसका है? यह तो महामाया का कथन है। किसका है? महामाया का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाणभट्ट का नहीं है? लज्जा तो तरुणियों का स्वाभाविक अलंकार है। दूध का जला मट्ठा भी फूंक कर पिया करता है। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथनों में से इनमें से कौन सा कथन बाणभट्ट का नहीं है? कौन सा कथन बाणभट्ट का नहीं है? बताइए, कौन सा कथन बाणभट्ट का नहीं है? बी बिल्कुल सही है। सुगत भद्र का कथन है ये, कृष्णवर्धन से। ये जो कथन है ये किसका किससे है? सुगत भद्र का कथन और किससे है? कृष्णवर्धन से है। कृष्णवर्धन से है। बिल्कुल सही बात है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में संसार को दुख किसने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में संसार को दुख किसने कहा है? बाणभट्ट ने, महामाया ने, अघोर भैरव ने, विरति वज्र ने? किसने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में संसार को दुख किसने कहा है? बताइए, किसने कहा? संसार को दुख किसने कहा है? विरति वज्र ने कहा है। किसने कहा है? विरति वज्र ने। प्रश्न संख्या 38, बंधन ही सौंदर्य है, आत्मदान ही सुरुचि है, बाधाएं ही माधुर्य है। कथन किसका किससे है? महामाया का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का बाणभट्ट से, बाणभट्ट का निपुणिका से, सुगत भद्र का बाणभट्ट से? यह कथन किसका किससे है? बताइए, यह कथन किसका किससे है? बंधन ही सौंदर्य है, आत्मदान ही सुरुचि है, बाधाएं ही माधुर्य है। बताइए, कथन किसका किससे है? ये बाणभट्ट का कथन है, किससे? निपुणिका से है। बाणभट्ट का कथन निपुणिका से। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नारीहीन तपस्या को संसार की भद्दी भूल किसने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में नारीहीन तपस्या को संसार की भद्दी भूल किसने कहा है? अघोर भैरव ने, बाणभट्ट ने, महामाया ने,
सुगत भद्र ने, किसने कहा है? बताइए। महामाया ने। महामाया भट्टिनी से कहती है। किससे कहती है? महामाया भट्टिनी से कहती है। भट्टिनी से कहती है ये बात। महामाया किससे कहती है? भट्टिनी से कहती है। प्रश्न संख्या 40, चारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती। बाणभट्ट ने किससे कहा? भट्टिनी से, सुचरिता से, कृष्णवर्धन से, सुगतभद्र से। किससे कहा है बाणभट्ट ने? चारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती। बाणभट्ट ने किससे कहा? बाणभट्ट ने भट्टिनी से कहा है। ये किससे कहा है? भट्टिनी से कहा है। अगला प्रश्न है, सत्य अविभाज्य है, अघोर भैरव ने किससे कहा? सत्य अविभाज्य है, अघोर भैरव ने किससे कही है ये बात? बाणभट्ट से, महामाया से, विरति वज्र से, सुगतभद्र से। किससे कही ये बात अघोर भैरव ने? कई बार खुद दे देगा कि कथन किसका है, लेकिन कहा किससे यह आपको बताना है। देखना चाहूंगा किस किस का सही होता है। मोस्टली ए बता रहे हैं गलत है। विरति वज्र से कहा है। अघोर भैरव ने ये किससे कहा है? विरति वज्र से कहा है। सत्य अविभाज्य है, विरति वज्र से कहा। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, कथन किसका किससे है? यह कथन किसका किससे है, यह आपको बताना है। बाणभट्ट का भट्टिनी से, अघोर भैरव का महामाया से, अघोर भैरव का बाणभट्ट से, महामाया का बाणभट्ट से। इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, कथन किसका किससे है? प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर क्या होगा? इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, कथन किसका किससे है? बाणभट्ट का भट्टिनी से, अघोर भैरव का महामाया से, या अघोर भैरव का बाणभट्ट से, या महामाया का बाणभट्ट से। ठीक होगा, अघोर भैरव का बाणभट्ट से है। जहां कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है, वहां नारी है। कथन किसका किससे है? यह कथन किसका किससे है? जहां कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है, वहां नारी है। कथन किसका किससे है? बताइए। यह कथन महामाया का भट्टिनी से है। अगला प्रश्न है, लोक कल्याण प्रधान वस्तु है, वह जिससे सदता हो वही सत्य है। कथन किसका किससे है? बाणभट्ट का कृष्णवर्धन से, कृष्णवर्धन का बाणभट्ट से, अघोर भैरव का महामाया से, महामाया का बाणभट्ट से। यह कथन किसका किससे है? यह कथन किसका किससे है? कृष्णवर्धन का कथन है किससे? बाणभट्ट से। लोक कल्याण प्रधान वस्तु है। ये जितने भी कथन मैंने लिए हैं, ये सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन पर अच्छे से दृष्टिपात कर लेना, इनको याद करना। अगला प्रश्न, काल, नियति, राग, विधा और कला माया के कंचुक हैं, कथन किसका है? महामाया का, बाणभट्ट का, सुगतभद्र का, अघोर भैरव का। किसका है ये कथन? काल, नियति, राग, विधा और कला माया के कंचुक हैं, कथन किसका है ये? यह कथन है महामाया का। कथन किसका है? महामाया का है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के कथन बहुत अच्छे हैं। प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती हैं। बाणभट्ट से किसने कहा? भट्टिनी ने, महामाया ने, निपुणिका ने, अघोर भैरव ने। बाणभट्ट से ये बात किसने कही है? प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देती हैं। बाणभट्ट से किसने कहा है? यह आपको बताना है। बाणभट्ट से ये बात किसने कही? बताइए। बाणभट्ट से ये बात निपुणिका ने कही है। किसने कही है? निपुणिका ने कही है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भारतीय उपन्यास की भी आत्मकथा किसने कहा है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भारतीय उपन्यास की भी आत्मकथा किसने कहा है? गोपाल राय जी ने, नामवर सिंह जी ने, रामविलास शर्मा ने,
या बच्चन सिंह जी ने? किसने कहा है? भारतीय उपन्यास की भी आत्मकथा किसने कहा इसे? नामवर सिंह जी ने कहा है। किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने। जिस पर विश्वास करना चाहिए, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो हो। जिसे मानना चाहिए, उसे अंत तक मानना चाहिए। कथन किसका है? आधा-अधूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस पर विश्वास हो, पूरा विश्वास होना चाहिए। और चाहे परिणाम जो भी हो, जिसे मानना चाहिए, उसे अंत तक मानना चाहिए। कथन किसका है? यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन अघोर भैरव का है। किनका है? अघोर भैरव का है। प्रश्न संख्या 49, पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार की कालीमा नहीं लगती। कथन किसका है? अघोर भैरव, महामाया, बाणभट्ट, सुगतभद्र। यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा? बाणभट्ट का है ये कथन। इसी के आगे की पंक्तियां हैं, स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी जो है वो कलुषित नहीं होती, असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती। वो आगे की पंक्तियां हैं, उससे पहले की पंक्तियां ये थी जो आपने अभी देखी। मनुष्य का जीवन अदृश्य शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। कथन किसका है? महामाया का, कृष्णवर्धन का, भट्टिनी का, बाणभट्ट का। मनुष्य का जीवन अदृश्य शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है। कथन किसका है? यह आपको बताना है। नहीं भाई, सीख नहीं होगा। 20वें उच्छ्वास की पहली ही पंक्ति है ये। बाणभट्ट का स्वागत चिंतन है। 20वां जो उच्छ्वास है उसकी पहली ही पंक्ति यही है। बाणभट्ट का है ये कथन। तो इस तरह से बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास पर हमने प्रश्न देख ली। जो एमपी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी ध्यान दे। गोदान पर हम 150 प्रश्न देख चुके हैं और एमपी सहायक आचार्य के पाठ्यक्रम में शामिल सभी कहानियों पर हम 260 प्रश्न देख चुके हैं। कितने प्रश्न देख चुके हैं? एमपी सहायक आचार्य के पाठ्यक्रम में शामिल कहानियों पर 260 प्रश्न ऐप पर अपलोड हैं। प्रश्नोत्तरी 2026 में ऑल इन वन कोर्स में भी है, एमपी सहायक आचार्य वाले पाठ्यक्रम में भी है। अभी एमपी सहायक आचार्य की बात कर रहा हूँ। सभी कहानियों पर 260 प्रश्न हो चुके हैं। गोदान पर 150 प्रश्न हो चुके हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा पर ये करवा ही दिए। अभी मैंने अंधेरे में कविता पर इन पर भी तैयार किए हैं कुछ प्रश्न, तो वो और मैं करवाऊंगा आपको, है ना।